सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अनंत विद्याएं हैं, अपरिमित ज्ञान है और इतने विषय हैं, सब विषयों में सब कुछ जानना ये मनुष्य की बूते की बात नहीं है। इसलिए जब भी हम अपने बड़ों से मिलते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, तो उनसे उनके जिंदगी की जो सारभूत बातें हैं, जीवन का जो निचोड़ है, वो पूछते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक जड़ी बूटी पर, एक एक बीमारी के ऊपर, जीवन से जुड़े हुए एक एक प्रश्न, जीवन से जुड़ी हुई एक एक समस्या, उसके समाधान के ऊपर वर्षों तक शोध किया, अध्ययन किया, अनुभव किया, साक्षात्कार किया। उसके बाद हमें विरासत में ज्ञान दिया। उसी की चर्चा मैं आपके बीच कर रहा हूं। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद का निचोड़, आयुर्वेद का सार। और आयुर्वेद और हमारा आरोग्य, आहार और हमारा आरोग्य, इन सब विषयों में बेसिक नॉलेज उस सबको होना चाहिए। यदि आहार के बारे में, बीमारियों के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होता है, तो फिर कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक हमें लूटता है और हमारा शरीर भी बर्बाद हो जाता है। शरीर की कुछ चीजें ऐसी हैं, एक बार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। गर्भवती माताओं को तो दवा लेनी ही नहीं चाहिए, और बच्चों को पेट के कीड़े की दवा और बुखार की तेज दवा, खास करके टाइफाइड की तेज दवा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मैं आज एक एक करके कुछ मूलभूत जानकारियां, बेसिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में आपके बीच रख रहा हूं। पहली शुरुआत करते हैं जो है आहार से। आहार हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा आधार है। अब आहार के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं, आप भूल न जाएं, इसलिए इन चीजों को नोट करके रखो और अपने घर में इन चीजों को लागू कर दो। हमारी रसोई यदि ठीक हो तो हम 99% बीमारियों से बच सकते हैं। पहली बात, दालें सभी छिलके वाली खाइए और सभी दालों को धो करके खाइए। सभी साग सब्जियों को, फलों को धो करके खाइए। मुनक्का है, अंजीर है। मैंने देखा 99% लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अक्सर मैं भी खजूर खा लेता हूं दूध के साथ, तो 99% लोग धो के नहीं देते। अब माताएं बहुत श्रद्धा रखती है, लेकिन ऐसे ला के रख देती। मैंने कहा धोते क्यों? बोले बाबा जी इसके मिठास चला जाएगा। अरे धोने से मिठास नहीं जाएगा, इसके ऊपर की गंदगी जाएगी। हम मुनक्का किशमिश खाते हैं, धो के नहीं खाते। दालें जो है पूरी तरह से धोइए। ज्यादातर दालों के ऊपर पॉलिश आती है आजकल, उनको चमकीला बनाने के लिए, वो सब करने के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक रंग लगाते हैं, वो आपको कैंसर पैदा कर सकते हैं। मैं यहां आने से पहले काफी इसके ऊपर चिंतन कर रहा था, मंथन विचार कर रहा था। चीनी में, दालों में, जल में, हवा में, जो हम घरों में तेल खाते हैं, हल्दी खाते हैं, जीरा, नमक, मीठा,
इन सब से शाक सब्जियां फल, इनमें से थोड़ा थोड़ा जहर आता है, और वो जहर, वो पॉइजन, वो विष, वो ऑक्सीडेंट्स, वो टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, वही ऑटोमेन डिजीज का रूप लेते हैं, SLE, MS और कैंसर जैसी बीमारियां बन जाते हैं। इसलिए जितना भी हो सके ये रिस्क फैक्टर को कम कीजिए। तो मैं कह रहा हूं अवॉइड कीजिए, जहां जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो अब हवा को आप बदल नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में अलग हवा आ रही है और आपके घर में अलग हवा आ जाएगी, लेकिन आप पानी साफ पी सकते हैं। 50% हिंदुस्तान में बीमारियां पानी से होती हैं। पानी एक तो छान के पीना चाहिए। घड़े में भी पानी रखते हैं तो उससे भी काफी फिल्टर हो जाता है, खास करके जो कुएं के साधारण, जिनको अक्सर थोड़ा शुद्ध पानी मिल जाता है। एक इसमें सबसे गड़बड़ी क्या होती है, जितने भी फिल्टर्स हैं ये उसके जो पोषक तत्व उनको भी निकाल देते हैं। दरअसल उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के मिनरल्स होते हैं। फिर वो जो आप बोतलों में पानी पीते हैं उसमें मिनरल ऐड करके देते हैं। जो मशीनें बनी हुई हैं, एक तो एक गंदगी को साफ करती हैं, वो ठीक है उतने तक। तो अक्सर जो नगर पालिकाओं में जो फिल्टर लगे हुए हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन वहाँ फिर दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो मिनरल्स हैं, एक उसके अंदर गंदगी है, तो गंदगी तो निकलनी चाहिए, लेकिन मिनरल्स भी साथ में निकाल देते हैं। ये जितने भी हम घरों के अंदर पानी को शुद्ध करने के लिए यंत्र लगा के रखते हैं, देती है। पानी के बाद जो देखो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें जाती हैं, पानी, हवा, आहार और विचार। ये जितने शुद्ध होंगे उतने हम ज्यादा स्वस्थ होंगे। हम इनपुट क्या क्या करते हैं, पानी, हवा 24 घंटा, हवा, पानी, फिर आहार, डिफरेंट प्रकार के जो भी ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, शाक सब्जियां, फल, अन्न आदि। हवा, पानी, अलग अलग प्रकार का आहार और मस्तिष्क में विचार, यह हमारे बॉडी में इनपुट होता है, हमारी बॉडी में, ब्रेन में। ये जितना इनपुट अच्छा होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध आहार और शुद्ध विचार, ये हमारे स्वस्थ जीवन के आधार हैं। चलिए अब अगली बात, दालें सभी छिलके वाली प्रयोग किया करें और उनको धो करके प्रयोग किया करें। अपवाद रूप में कभी खा लिया, मूंग की दाल, उड़द की दाल जो है धुली हुई, तो अलग बात है, रेगुलर मत खाइए। जितने भी छिलके वाली चीजें हैं वो एक तो उससे कब्ज नहीं होता है, गैस नहीं बनता है, और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, त्वक वा ऐसा औषधि नाम सार। जो छिलका होता है वो किसी भी औषधि का, किसी भी अन्न का, किसी भी फल का, वो उसका सार तत्व होता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में सिखाते हैं कि सेब का छिलका मत उतारिए। एक दिन बहस हो गई, कुछ वैज्ञानिक लोग बैठे थे, बोले जी पेस्टिसाइड बहुत डालते हैं इसलिए छिलका उतार करके खाते हैं। तो भाई पेस्टिसाइड को छिलके पर थोड़ी धरा रहता है, वो तो भीतर तक चला जाता है, इसलिए छिलका उतारना बेकार है। इसलिए छिलके सहित फलों को खाइए, जिनका छिलका खाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केला भी छिलके सहित ही खाने लग जाए। चीकू को भी मैंने देखा, ज्यादातर प्राकृतिक चिकित्सा में भी कहा जाता है, और उसको आप अच्छी से गर्म पानी से धो लीजिए। अब आप सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड तो इसके ऊपर पड़ते हैं, अंगूर पर, ताकि उसका भी छिलका उतारोगे। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड बैंगन के ऊपर पड़ते हैं, क्या उसका भी छिलका उतारोगे? गर्म पानी से अच्छे से धो लीजिए उनको। फिर अमरूद के बीज निकाल के मत फेंकिए। मैंने देखा ज्यादातर लोग अमरूद के बीज ही फेंक देते हैं, फिर खाते क्या हो भाई? तो अमरूद को कैसे काटना चाहिए? लंबा नहीं काटना चाहिए, गोल काटना चाहिए, जैसे टमाटर की सलाद काटते हैं ऐसे। फिर उसको साइड वाले भाग को चबा करके खाइए, और जो बीज वाला हिस्सा है, बीज का गुद्दा है, उसको मुंह में हल्का हल्का दांत लगाइए तो वो घुल जाएगा पूरा, और उससे पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ होगा। और सुबह उठ करके मोशन अच्छा हो जाए तो उतना तो मजा प्रमोशन में भी नहीं आता है।
बहुत एकदम पेट हल्का रहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अमरूद के बीज निकाल के मत फेंकिए। हाँ, बाकी जिन चीजों के बीज निकालने, जैसे किशमिश है, मुनक्का के बीज निकालिए, वो बहुत हार्ड होते हैं, वो इंटेस्टाइन के लिए अच्छे नहीं होते। और अमरूद के बीज भी चबा के मत खाइए। लेकिन बाकी चीजों में, जैसे आप अनार खाते हैं तो अनार हार्ट के लिए और पेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और जो है इंटेस्टाइन की बीमारियों के लिए, कोलाइटिस के लिए। कोलेस्ट्रॉल और कोलाइटिस का दुश्मन है अनार। कहते हैं एक अनार 100 बीमार। आपका कितना ही पेट खराब हो, कितना ही इंडाइजेशन हो रहा हो, भूख ना लग रही हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, और इंडाइजेशन, कई तरह की पेट की बीमारियां हों, सबसे अच्छा है अनार और बेल। दूध मत पीना, दूध, घी, मीठा, ये पेट के दुश्मन है। जिनको पेट की बीमारियां, खास करके गैस की, कोलाइटिस की बीमारी में तो जो है दूध नहीं पीना, छाछ पीना, वो उसकी दवाई है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। उससे शाकाहारियों को विटामिन B12 मिलता है, उससे कैल्शियम मिलता है। वो प्रोटीन का, कैल्शियम का, विटामिन B12 का, डिफरेंट मिनरल्स का सबसे रिच सोर्स है। आयरन को छोड़ करके बाकी सभी मिनरल्स, सभी विटामिन, सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। प्रोटीन का भी सबसे रिच सोर्स, सबसे मजबूत स्रोत वो मिल्क है। तो जिनको जैसे कोलाइटिस है, कोलाइटिस उसको बोलते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। बच्चों को भी बहुत होती है बीमारी, आजकल बड़ों को तो बहुतों को ही होती है। खाना खाया, नाश्ता किया, टॉयलेट, थोड़ा थोड़ा करके टॉयलेट, फिर मरोड़ा होता है, फिर लैट्रिन के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है। तो उसमें दूध नहीं पीना, घी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मीठे फ्रूट ले सकते हैं, फिर आप उसमें बताएंगे पूरा आगे उपचार। तो मैं बात आपसे कर रहा था कि अनार, एक अनार 100 बीमार जो कहा जाता था, वास्तव में सही है। कोलेस्ट्रॉल और कोलाइटिस के लिए तो इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब कभी भी इसका प्रयोग करना, अपने ऊपर या बच्चों के ऊपर। कभी अब दस्त हो जाते हैं, हम तुरंत गोलियां खाते हैं, वो पेट खराब, 2-3 दिन तक पेट खराब रहता है। पहले दस्त से पेट खराब हुआ, फिर दस्त को रोकने के लिए जो गोली खाई, उन्होंने 2-3 दिन पेट खराब कर दिया। भाई अनार खा लो, दस्त ठीक हो जाएगा। बच्चे को अनार की 1 चम्मच जूस पिला दीजिए, उसका पेट ठीक हो जाएगा। ज्यादा ही बच्चे को दस्त लगे, जो कुटजारिश रख लीजिए घर में, शंख या मुक्ता शुक्ति भस्म मिला के रख लीजिए, चने के दाल के बराबर शहद से चटा दीजिए, दस्त ठीक हो जाता है। पशु को भी दस्त लग जाता है तो कुटजारिश से ठीक हो जाता है। मैंने तो खुद प्रयोग किया है, क्योंकि हम तो गायों की सेवा करते रहे बचपन से। अनार, इसी तरह से आटा हमेशा मोटा खाना चाहिए। पतला आटा आंतों को चिपक जाता है। पतला आटा अच्छा नहीं होता है। जो मैदा वाली जितनी भी चीजें हैं उसको अवॉइड कीजिए। और ये बच्चे जो मैगी खाते हैं, ये सबसे बेकार चीज है। मुझे लगता है हमको मोटे आटे की मैगी भी बनानी पड़ेगी। बच्चे, और मैंने ऐसा सुना, मैंने तो जिंदगी में कभी खाया नहीं, मुझे तो देख करके कीड़े कीड़े से लगते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने तो कभी चखा भी नहीं। फिर बाद में जब बहुत, फिर पीछे ये बच्चों को मैदा वाली चीजें ना आंतों में चिपक जाती है, और बाद में उनको बच्चों को टेस्ट डेवलप हो जाता है उसका, और वो फिर हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, और उनके पेट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं, और भविष्य में जाके उनको बड़ी बीमारियां होती हैं उन बच्चों को। कोलाइटिस, इंडाइजेशन, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर उनको पायस, फिसर, फिस्ट्यूला, और डिफरेंट प्रकार के उनके डेफिशिएंसी, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ये है ना, इस चीज से बचिए। मैदा वाली जितनी भी चीजें हैं, ब्रेड, ये तो हम जब कभी अनाज खाए, हमने भी 1-2 बार खा के देखा, मैंने कहा सारे ब्रेड खाते हैं, ये है क्या? उसकी भी ऐसी आदत पड़ जाती है। ब्रेड मोटे वाले, अब विदेशों में अब ट्रेंड बदल गया, वहां मैदा वाली ब्रेड खाने का ट्रेंड ही खत्म हो गया, वहां मोटे आटे की ब्रेड खाने लग गए हैं लोग। फिर 7 ग्रेन्स, 9 ग्रेन्स, ये तो हमने यहाँ शुरू किया, हिंदुस्तान में तो नहीं, तो परंपरा ही नहीं थी। पहले मिला जुला खाते थे, मिलजुल के रहते थे। मिला जुला अनाज खाओ, कभी भी एक जैसा अनाज मत खाइए। किसी को गेहूं की आदत पड़ी हुई है, किसी को बाजरे की, किसी को मकई की, किसी को रागी की, किसी को चावल की, किसी को अलग अलग प्रकार की, हम एक तरह की आदत डेवलप कर लेते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
उससे आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स, पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। एक तरह का अनाज और एक तरह के तेल, एक ही तरह की सब्जियां, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कुछ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जवार से, कुछ बाजरा से, कुछ मकई से, कुछ चौलाई से, कुछ सिंघाड़े से, कुछ चने से, कुछ जौ से, अलग अलग से। इसलिए हमने 9 अनाजों का एक आटा बनाया कि आप रोज उस आटे को नहीं खा सकते, आप समर्थ हैं। थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि अनाज ही थोड़े महंगे हैं, चना थोड़ा महंगा है, फिर इसमें चौलाई बहुत महंगी है, सिंघाड़ा महंगा है, और पहले महंगा नहीं भी था। तो जब से हमने आरोग्य आटा बनाया तो अच्छी बात है, किसानों को थोड़ा मूल्य ज़्यादा भी मिला, लेकिन इससे फायदा आपको बहुत है। चलो दूसरे आटे से थोड़ा महंगा है ये, आप 1 किलो में 200-250 ग्राम इसको मिला लीजिए। 1 किलो गेहूं का आटा, उसमें ये मिला लीजिए। इसमें है गेहूं, 9 अनाज हम मिलाते हैं, आप ही घर में मिला करके बना सकते हैं। गेहूं 1 किलो, चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई। चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, फिर चौलाई, फिर जौ, फिर सिंघाड़ा। चना 1 किलो, बाकी ये सोयाबीन, चना 1 किलो गेहूं, फिर चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई 100-100 ग्राम, और 250-250 ग्राम चौलाई, सिंघाड़ा और जौ। अब इनको मिला लीजिए। नहीं तो आरोग्य आटा बना हुआ आपने मिल ही जाता आपको। नवरत्न आटा, हमने 9 चीजें मिलाई इसलिए 9 धान्य, 9 ग्रेन्स का आटा है। इसी से यह आरोग्य बिस्किट हमने बनाए। इसमें फिर हमने वो बिस्किट में क्या किया, हमने इसके अंदर लौकी और पालक, गाजर ये और मिला दिया। लौकी, गाजर, पालक, उससे जो है उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। मेरा कहने का मतलब है, आप एक तरह का अनाज खाने का आदी मत बनिए। उससे क्या है, आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। फिर आपको कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है, फिर आयरन की गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर डिफरेंट प्रकार के जो है विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, विटामिन की टैबलेट खानी पड़ती है। और विटामिन की टैबलेट बहुत डेंजरस हैं। आर्टिफिशियल जो भी चीज़ अंदर जाएगी, जो नेचुरल है, वो उसका बिल्कुल अलग इफेक्ट होता है। तो मैंने कहा अनाज बदल बदल के खाइए, जिससे कि आपके शरीर को पूरा पोषण मिलता रहे। किसी भी एक चीज की डेफिशिएंसी, अब विटामिन B12 कम हो गया आपका, विटामिन D आपका कम हो गया, तो आपके शरीर में बहुत तरह की कमजोरियां, चक्कर आना, बेहोशी आना, यहाँ तक कि ज़्यादा इनकी डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो आपको ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती। तो ये पहले हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो। मिला जुला खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, और मिलजुल के रहोगे तो सुखी रहोगे। तो स्वस्थ और सुखी रहने का मंत्र है मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो। चलो अगली बात, तेल एक तरह का क्यों नहीं खाना। कुछ लोगों को सरसों का तेल, कुछ लोगों को मूंगफली का तेल, कुछ लोगों को कपासिया का तेल, कुछ लोगों को नारियल का तेल, कुछ लोगों को फिर तिल का तेल। अलग अलग तेल खाने का टेस्ट डेवलप हो जाता है। तेल भी बदल बदल के खाइए। अलग अलग तेलों में अलग अलग प्रकार के जो है पोषक तत्व होते हैं। तेलों में वैसे सबसे श्रेष्ठ तेल जो है वो उत्तर भारतीयों के लिए, और जो पूर्व में पश्चिम में रहते हैं वो भी उनके भी शरीर को अनुकूल पड़ता है, सरसों का तेल। ये जो बाहर से विदेशों से इंपोर्ट होकर के अलग अलग प्रकार के तेल आ रहे हैं आजकल, और जितने भी रिफाइंड ऑयल प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए उतने लाभप्रद नहीं है।